हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। सभी को पता है इकोनॉमिक सीरीज़ चल रही है, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, एग्ज़ाम्स आने ही वाले हैं। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं, पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी। इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है, कभी 2-3 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं ना जो ओवरलैपिंग है उनकी। जैसे मान लीजिए ये जो टॉपिक है ये आपकी सोशियोलॉजी में भी पढ़ाया जा सकता है, इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है। ठीक है, कई बार इसको करंट में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए सेंसस होने वाला था बट हो नहीं पा रहा, क्या कारण है पता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं करा पा रही है, बल्कि होना चाहिए। समान स्थितियाँ हो चुकी हैं, ये तो कोविड की वजह से रुका हुआ था, अब हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिटवीन 2011 एंड 12 वी रीच्ड अ पॉपुलेशन माइलस्टोन ऑफ 7 बिलियन ह्यूमंस। ठीक है, ये तो उस समय का डाटा, अभी तो बहुत ज़्यादा और हो चुका होगा। ठीक है, द रैपिडिटी विद विच दिस हैपन डेमोन्स्ट्रेटेड एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज फ्रॉम टाइम इट टुक टू ग्रो फ्रॉम 5 बिलियन टू 6 मिलियन पीपल। देखिए एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है ना, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है पॉपुलेशन। ठीक है, अब जान लीजिए कहते हैं कि इसका द 3 ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स दैट अफेक्ट द ये पॉपुलेशन का जो इशू होता है वो कौन कौन से 3 फैक्टर्स है। एक तो फर्टिलिटी है, दूसरा मोर्टेलिटी है, और तीसरा है माइग्रेशन। देखिए फर्टिलिटी मतलब इस हिसाब से किस हिसाब से बच्चे हो रहे हैं, फिर उसके बाद मोर्टेलिटी, मरते भी हैं बहुत सारे। ठीक है, और माइग्रेशन जो माइग्रेट करते हैं इधर से उधर। ठीक है, फाइन। द फर्टिलिटी रेट ऑफ अ सोसाइटी इज मेजर नोटिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न, यानी कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उस हिसाब से होता है। द फर्टिलिटी नंबर इज जनरली लोअर दैन द फिकंडिटी, एक वर्ड है FECUNDITY नंबर विच मेजर्स द पोटेंशियल नंबर ऑफ चिल्ड्रन डैट कुड बी बॉर्न टू वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज। इसका मतलब होता है कि फिकंडिटी का मतलब होता है कि एक वुमन कितने बच्चे मतलब पैदा कर सकती है, उसका एक नंबर। ठीक है, पोटेंशियल जो ना हो सकता है वो होता है। अब देखिए इसमें शब्द आ रहा है सोशोलॉजी, मैंने कहा था ना ये टॉपिक सोशोलॉजी में भी आता है, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है इसलिए मुझे पता था। ठीक है, कि ये कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो ओवरलैप करते हैं, कहीं हम जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस में मिल सकता है। ठीक है, कुछ चीज़ों को लेते हुए सोशोलॉजी इकोनॉमिक्स में हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो सोशोलॉजिस्ट मेजर्स फर्टिलिटी यूजिंग द क्रूड बर्थ रेट, यानी कि द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल पर ईयर। ठीक है, समझ गए। एज जस्ट एज द फर्टिलिटी मेजर चाइल्ड बियरिंग, द मोर्टेलिटी रेट इज मेजर ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु डाई। ठीक है, जितने लोग मरते हैं उस हिसाब से। अ क्रूड डेथ रेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल पर ईयर। ठीक है, when analyzed together, fertility and mortality rates help researchers understand the overall growth occurring in a population। यानी कि ये दोनों जब हम एक साथ स्टडी कर लेते हैं तब निकल करके आता है, क्या निकल के आता है कि ओवरऑल ग्रोथ कितनी हुई है पॉपुलेशन के संदर्भ में। ठीक है, फाइन। Another key element in studying population is the movement of people into and out of an area। जैसे मान लीजिए कुछ लोग आ रहे होंगे, कुछ लोग जा रहे होंगे, माइग्रेट करते हैं लोग, उसी को बोला गया माइग्रेशन में टेक द फॉर्म ऑफ ई माइग्रेशन, यानी देश के बाहर भी लोग जाते हैं। ठीक है, विच डिस्क्राइब मूवमेंट इनटू एन एरिया टू टेक अप परमानेंट रेजिडेंस, और ई माइग्रेशन विच रिफर्स टू द मूवमेंट फ्रॉम एन एरिया टू अनदर प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस। माइग्रेशन माइट बी वॉलेंट्री, यानी कि अपनी इच्छा से भी हो सकता है, और दूसरा इनवॉलेंट्री भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई या कहीं रोजगार का अवसर वहाँ नहीं है तो कहीं और जाके माइग्रेट करेंगे तब वहाँ पे रोजगार मिल जाएगा उनको। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब थोड़ा सा इसको जान लीजिए, बर्थ रेट क्या है, बेसिक टर्म्स की हम जान लेते हैं। बर्थ रेट इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बॉर्न इन पॉपुलेशन इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। इन 2020 द बर्थ रेट फॉर इंडिया was 17.4, ठीक है, per 1000 people. The birth rate of India fell gradually from 38.8 per 1000 people in 1971 to 17.4 per 1000 people in 2020। ठीक है, ये इन्होंने 1971 का डाटा लिया है, जब जो बर्थ रेट था
वो 38.8 था। अभी क्या था, जो रिसेंट जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है 2020 का, उसमें 17.4 है। ठीक है, फाइन। डेथ रेट देख लीजिए, मॉर्टेलिटी रेट यानी डेथ रेट इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन। ठीक है, कितनी डेथ्स हुई हैं उस हिसाब से, स्केल टू द साइज ऑफ द दैट पॉपुलेशन पर यूनिट ऑफ टाइम। इन 2020 द डेथ रेट फॉर इंडिया वॉज 7.3%। 2020 का डाटा है। Between 1971 and 2020 इंडियाज डेथ रेट डिक्लाइन। ठीक है, डेथ रेट कम हुआ है, डिक्लाइन हुआ है उसमें, क्योंकि आपको सभी को पता है मेडिकल साइंस इतना इवॉल्व हो चुका है, काफ़ी सक्षम है। ठीक है, डेथ्स को कम कर लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, यानी कमी आ रही है। देखो इसमें देखिए 1971 का डाटा ले रहे हैं तो 16.7 था पर 1000 पीपल। अब क्या है, 2020 का डाटा लिया है तो 7.2 ही डेथ रेट रह गया है। ठीक है, फाइन। आजकल जुकाम बहुत लोगों को हो रहा है, मेरा भी गला ठीक नहीं है उस हिसाब से, जिस हिसाब से होना चाहिए। तो थोड़ी सी मुझे हमेशा लगता है कि मतलब छींक आने ही वाली है, इसलिए बार बार हाथ नाक पे जाता रहता है। ठीक है, तो प्लीज़ इग्नोर डैट। अब जान लीजिए थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन। एक इसमें देखिए, एक क्या है, पॉपुलेशन की थ्योरी है कि एक है माल्थूसियन थ्योरी, जिसको थॉमस माल्थस ने दिया है। ठीक है, वॉज एन इंग्लिश क्लर्जी मैन हु मेड डायर प्रोडिक्शंस अबाउट द अर्थ्स एबिलिटी टू सस्टेन इट्स ग्रोइंग पॉपुलेशन। इसके अकॉर्डिंग क्या है वो जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द माल्थूसियन थ्योरी द 3 फैक्टर्स वुड कंट्रोल द ह्यूमन पॉपुलेशन। 3 फैक्टर्स उन्होंने बताए जो कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या बताया, वॉर है, फेमाइन है और डिजीज़ है। ये सारी सिचुएशंस है, उसकी वजह से कई लोगों की मौतें होती, तो उसकी एक तरह से शार्प डिक्लाइन होता है पॉपुलेशन की ग्रोथ में ना। ठीक है, ये माल्थस इन्होंने 1798 में कहा था होगा। ही टर्म देम पॉजिटिव चेक्स। इसको पॉजिटिव चेक्स उन्होंने, चेक्स मतलब कंट्रोल से है, बिकॉज दे इंक्रीज द मोर्टेलिटी रेट्स, यानी कि मृत्यु दर को बढ़ा देता है एक तरह से। दस कीपिंग द पॉपुलेशन इन चेक। इससे क्या होता है, पॉपुलेशन चेक में रहती है, यानी कंट्रोल में रहती है। फाइन। दे आर काउंटेड बाय प्रिवेंटिव चेक्स which also control the population by reducing fertility rates. Preventive checks include birth control and celibacy. जैसे बहुत लोग क्या बोलते हैं उसे, ब्रह्मचर्य ले लेते हैं, उसकी वजह से देखिए पॉपुलेशन नहीं ग्रोथ होती है। कुछ लोग बर्थ कंट्रोल के भी मेजर्स लेते हैं, उसकी वजह से भी उस पर कंट्रोल होता है एक तरह से। ठीक है, फाइन। थिंकिंग प्रैक्टिकली माल्थस सॉ दैट people could produce only so much food in a given year, yet the population was increasing exponentially. Eventually he thought people would run out of food and began to starve. यानी इनको पता है कि मान लीजिए तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस हिसाब से हम फूड प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो स्टारवेशन तो होगा ही, यानी कि भूखमरी आएगी, लोग भूखे मरेंगे, स्टार्व हो के मरेंगे। They would go to war over increasingly scarce sources and reduce the population to a manageable level. ठीक है, there are 3 main reasons sociologists believe we are counting to expand the population of our planet. First है, food production has increased both the amount and the quality of calories we can produce per person. देखिए सब बढ़ा है ना, समय के अनुसार चीज़ें, फूड प्रोडक्शन भी बढ़ा है। सेकेंडली, ह्यूमन ingenuity has developed new medicine to curtail death. वही मैंने बताया, मेडिकल साइंस इतनी इवॉल्व कर गई है कि हम एक तरह से बीमारियों को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो उससे भी डेथ रेट में फ़र्क पड़ा है। फाइनली द डेवलपमेंट एंड वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ कंट्रासेप्शन, यानी कि जो गर्भ निरोधी बहुत सारे कंट्रासेप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास, तो उससे भी बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है, पॉपुलेशन पे कंट्रोल रखा जा सकता है। अब देखिए इसमें दूसरी थ्योरी आ रही है, द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। ये किसने दी थी, वॉज प्रोपाउंडेड बाय एडविन कैनन इन हिज बुक वेल्थ, पब्लिश्ड इन 1924। फाइन एंड पॉपुलराइज्ड बाय रॉबिन्स डाल्टन एंड कार्ल सॉन्डर्स। इन्होंने इसको एक तरह से पॉपुलराइज किया, तो फेमस किया इस थ्योरी को। अनलाइक द माल्थूसियन थ्योरी या माल्थूसियन थ्योरी, द ऑप्टिमम थ्योरी डज नॉट एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फूड सप्लाई। एक तरह से ये थ्योरी पॉपुलेशन और फूड सप्लाई में एक रिलेशनशिप नहीं बना पाई। इसने क्या किया वो जान लेते हैं। rather it concerned with the relation between the size of population production of wealth. ठीक है, वेल्थ पे उन्होंने एक तरह से रिलेशन बनाया कि साइज ऑफ पॉपुलेशन और वेल्थ का एक रिलेशन है। ठीक है, द माल्थूसियन थ्योरी इज जनरल थ्योरी विच स्टडीज द पॉपुलेशन प्रॉब्लम ऑफ अ कंट्री
in keeping with its economic condition. Thus the optimum theory is more realistic than the Malthusian theory of population. इनको बता रहे हैं कि जो optimum theory of population है वो more realistic है, ज़्यादा एक तरह से reality के पास है rather than जो Malthusian की theory थी या Malthus की theory थी. ठीक है, fine. The optimum population is the ideal population. ठीक है, एक ideal population है which combined with the other available resources or means of production of a country which will yield the maximum returns or income per head. The concept of optimum population has been defined differently by Robbins, Carl Saunders and Dalton. ठीक है, रॉबिन्स ने क्या कहा, डिफाइन क्या किया, इट इज़ कैसे डिफाइन किया वो जान लेते हैं. द पॉपुलेशन विच जस्ट मेक्स द मैक्सिमम रिटर्न्स पॉसिबल इज़ द ऑप्टिमम पॉपुलेशन और द बेस्ट पॉपुलेशन पॉसिबल पॉपुलेशन. ठीक है, कार्ल सॉन्डर्स ने क्या कहा, दैट पॉपुलेशन विच प्रोड्यूसेस मैक्सिमम इकोनॉमिक वेलफेयर. ठीक है, और डाल्टन ने क्या कहा, ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज दैट विच गिव्स अ मैक्सिमम इनकम पर हेड. ठीक है, समझ गए, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है. अब नेक्स्ट इसमें थ्योरी जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ की. अ न्यू माल्थूसियन रिसर्चर नेम्ड पॉल एहरलिच. ठीक है, कहीं पे एहरलिच भी बोलते हैं, कहीं एहरलिच बोलते हैं. ठीक है, ब्रॉट माल्थस प्रेडिक्शंस इनटू द 20th century. However, according to Ehrlich, the environment, not specifically the food supply, will play a crucial role in the continued health of the plant's population. इन्होंने एक तरह से कहा कि क्या कि एनवायरनमेंट बहुत डिपेंड करता है. अगर एनवायरनमेंट में ही इतनी खराबी आ जाएगी, इतना पॉल्यूटेड हो जाएगा, उससे भी तो लोग मरेंगे ना. तो वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट फैक्टर बनता है. ठीक है, Ehrlich idea suggests that human population is moving rapidly toward complete environmental collapse. यानी कि हो सकता है ऐसा, as people use up or pollute a number of environmental resources such as water and air. सबको पता है कि जो एफ्लुएंट क्लास है वही सबसे ज़्यादा प्रदूषण करती है, उन्हीं की ज़्यादा कंपनीज हैं, उन्हीं के सारी चीज़ें हैं, तो वही सारा एयर और वाटर में पॉल्यूशन डालती है. He advocated for a goal of zero population growth, यानी इसे शॉर्ट में ZPG कहा जाता है, in which the number of people entering a population through birth or immigration is equal to the number of people leaving it. ठीक है, इन्होंने कहा है कि जितने लोग जन्म ले रहे हैं या माइग्रेट कर रहे हैं इज इक्वल टू कितने हो रहे हैं, डेथ और इमाइग्रेशन के इक्वल हो जा रहा है. ठीक है, इतना इन्होंने सोच कर बताया. While support for this concept is mixed, it is still considered a possible solution to global overpopulation. ठीक है, अब अगला इसमें देखिए आता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी. ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं. Whether one believes that we are headed for environmental disaster and end of human existence as we know it, or one thinks people will always adapt to changing circumstances. सबको पता है जैसे जैसे environment change होता है बॉडीज़ भी adapt करती हैं उसी के अकॉर्डिंग. ठीक है, we can see clear patterns in population growth. Societies develop along a predictable continuum as they evolve from industrialized to post-industrial. देखिए मेरे ख्याल से 17th century के आसपास क्या हो रहा है, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है. ठीक है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी चेंजेस आते हैं, यही बता रहे हैं इसमें. डेमोग्राफिक्स ट्रांजिशन थ्योरी सजेस्ट दैट फ्यूचर पॉपुलेशन ग्रोथ विल डेवलप along a predictable 4-stage मॉडल इन्होंने बताया. ठीक है, कंसेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देख लीजिए. इसमें देखिए ये थ्योरी किसने दी, वैरन थॉमसन ने दी, एन अमेरिकन डेमोग्राफर थे, इन 1929 में दी. द डेमोग्राफिक्स ट्रांजिशन रिफर्स टू द थ्योरी रिगार्डिंग द ट्रांजिशन ऑकरिंग इन अ पॉपुलेशन इन अ कंट्री और अ रीजन. ठीक है, जो ट्रांजिशन हो रहा है किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन में वो बता रहे हैं. अकॉर्डिंगली एज सोसाइटीज़ ग्रो इंक्रीजिंगली वेल्दी द टेंडेंसी ऑफ द बर्थ एंड डेथ रेट्स इज डिक्लाइन. देखिए जब वेल्थ आती है ना तो उसके साथ देखिए वेल्दी लोग क्या देखिए उनके बच्चे कम भी होते हैं और वहाँ डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही कम होता है. समझ रहे हैं, क्योंकि इतना एडवांसमेंट है, सारी फैसिलिटीज़ वो अवेल कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जी सकते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं. इनिशियली देर इज़ अ हाई बर्थ एंड डेथ रेट, स्टेज 1 होता है जिसमें बहुत ज़्यादा दोनों ही बढ़ते हैं. ठीक है, डेथ रेट एंड बर्थ रेट्स आर हाई एंड अबाउट द सेम. दिस अकर्स इन प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में होता है. दूसरा स्टेज देखिए इसमें क्या है, एज सोसाइटी प्रोग्रेसेस डेथ रेट्स ड्रॉप क्विकली. इसमें क्या होता है, डेथ रेट नीचे आ जाता है. अ पॉसिबल कॉज ऑफ डिक्लाइन इज इम्प्रूव्ड ऑफ
फूड एंड सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ बढ़िया होती हैं तो इसकी वजह से डेथ्स कम होती हैं, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग डिजीजेस, ठीक है, एंड रिलेटिवली लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसीज, वही जो मैंने बताया। अब तीसरा स्टेज इसमें क्या है, दिस इज़ फॉलोड बाय बर्थ रेट डिक्लाइन भी होता है। फिर पॉसिबल फैक्टर्स डेट कर्व द रेट ऑफ बर्थ्स आर इंक्रीज इन वेजेस, एक्सेस टू कंट्रासेप्टिव मेथड्स, यानी कि गर्भ निरोधी जो मेडिसिन होती हैं उनको आप ले सकते हैं, उससे भी बर्थ पे कंट्रोल होगा। अर्बनाइजेशन देखिए होता ही होता है, देखिए जहाँ अर्बन पॉपुलेशन होती है वहाँ बच्चे कम होते हैं, ये माना जाता है। इम्प्रूव्ड स्टेटस ऑफ वुमेन, जैसे जैसे वुमेन का स्टेटस बढ़ता है, अच्छा इंप्रूव होता है, तो वो भी अपने डिसीजंस खुद ले पाती हैं, वो भी एक फैक्टर बनता है ना। अदर सोशल चेंजेस भी उसमें आते हैं। अब देखिए एज दिस टाइम द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन स्टार्ट्स टू लेवल ऑफ, ठीक है, अ डिक्लाइन फॉलोज दिस फेज इन बोथ बर्थ एंड रेट डेथ रेट्स, स्टेज 4 आ जाती है। फिर एट दिस स्टेज देयर इज रिस्क ऑफ श्रिंकिंग पॉपुलेशन, यानी कि देखिए फिर श्रिंक होने लगती है। आपने देखा होगा बहुत बढ़िया एग्जांपल कौन है, चाइना है। पहले उसने क्या बनाया था, बहुत उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो फिर उसने एक रूल बना दिया कि आपको टू चाइल्ड पॉलिसी की ही उन्होंने लेकर आए थे, और उसमें ये कर दिया कि जिनके उससे ज़्यादा बच्चे होंगे उनको गवर्नमेंट में, मतलब गवर्नमेंट सर्विसेज में वो नहीं आ सकते। फिर उसने फिर 1 चाइल्ड भी कर दिया था, फिर उसने 2 कर दिया है, तो क्योंकि बहुत श्रिंक हो रहा था पॉपुलेशन में, तो फिर वो सारी चीज़ें इन्होंने चेंज की। उस हिसाब से गवर्नमेंट भी अपनी अपनी पॉलिसीज़ लाते ही रहते हैं ताकि एक मेंटेन पॉपुलेशन हो, जिसको हम मेंटेन कर पाएँ, अच्छे से रख पाएँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन्होंने देखिए 5 स्टेजेस इन्होंने फिर बता दी। पहला स्टेज है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ पोटेंशियल, दूसरा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, फिर तीसरा है पॉपुलेशन ग्रोथ स्टार्ट्स टू लेवल ऑफ, धीरे धीरे कम होता है। फिर स्टेशनरी पॉपुलेशन एक समय आता है जहाँ पे वो स्टेबिलिटी आ जाती है, फिर फर्दर चेंजेस इन द बर्थ रेट्स होता ही होता है। फाइन, स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की ये सारी 5 स्टेजेस हैं, ठीक है। अब देखिए पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या क्या पॉपुलेशन इनके यहाँ अपनी कंट्री में चीज़ें हुई हैं। तो फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया क्या है, एक फेज़ है 1901 से लेकर के 1921 तक, यानी 1901 से लेकर के 1921 का एक स्टेज है, जिसे पीरियड ऑफ स्टैगनेंट और स्टेशनरी फेज कहा जाता है। इसमें क्या है, द पॉपुलेशन ग्रोथ इन द 19th सेंचुरी टर्म मोर और लेस स्टैगनेंट, यानी एक तरह से रुका हुआ, स्टैगनेंट वाटर ना, रुका हुआ वैसा कुछ था, ठीक है। इंडिया विटनेस स्पोरेडिक इरेगुलर एंड स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ, दिस ड्रिफ्टेड इनटू द 20th सेंचुरी अंटिल 1921 से ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या है इसमें, द बर्थ एंड डेथ रेट्स वर हाई ड्यू टू पुअर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी एंड इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड एंड अदर नेसेसिटीज़। अब देखिए इसमें एक समय आता है पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ, उसमें क्या है, कौन सा पीरियड है, 1921 से लेकर के 51 तक का है ये, ओके फाइन। इसमें क्या था, क्रूड डेथ रेट क्या हुआ, पीक डेट 48 पर 1000 1921, जो कि 51 आते आते 27 रह गया। जो 1921 में 48 लोग मर जाते थे पर 1000, ठीक है, इसे डाटा लिया जाता है ना, उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो 1951 आते आते वही क्या नंबर हो गया, 27 हो गया, ठीक है। तो अ डिक्रीज इन द डेथ रेट वाज आल्सो अचीव ड्यू टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इम्प्रूवमेंट इन द डिस्ट्रीब्यूटर्स, यानी पहले लोग भूख से ही मर जाते थे, तो जब फूड प्रोडक्शन अच्छे से हो गया तो हम उनको फूड फैसिलिटी दे पाए, तो उससे भी बहुत सारी डेथ्स को हम प्रिवेंट कर पाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर एडवांसमेंट तो मेडिकल हो ही रहा था। फिर एक फेज़ आता है पीरियड ऑफ रैपिड हाई ग्रोथ, उसमें कौन सा पीरियड आता है, 1951 से लेकर 1981 तक, ठीक है। इसी को कहा गया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ इस समय, ठीक है, फाइन। 1951 marks the beginning of rapid growth in the country's population due to sharper decline in the death rate and high fertility rate हो गया, और डेथ रेट तो कम ही हो रहा था। फिर देखिए इसमें फेज़ आता है, इसमें देखिए इस फेज़ में क्या है कि इंक्रीज्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन भी बहुत ज़्यादा हुआ, इसीलिए जैसे टिबेटन्स हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपालीज़ हैं, ये सब क्या हुए, एंड इवन पीपल फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रीब्यूटेड टू द हाई ग्रोथ रेट, ये सब इधर से उधर माइग्रेट किए, तो इस वजह से पॉपुलेशन बढ़ी। अब देखिए पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ विद डिफाइन साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन, इसमें क्या हो रहा है, हाई ग्रोथ हो रहा है लेकिन ये भी साइन दिखा रहा है कि डिक्लाइन भी होगा, स्लो डाउन होगा। ये कौन सा फेज़ है, 1981 से लेकर के 2011 का फेज़ है, ठीक है, फाइन।
समझ गए। अब देखिए इसमें रिसेंट डाटा क्या है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हैज़ प्रोजेक्टेड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल टच 1350 मिलियन बाय 2025, यानी कि हम लगभग हो जाएंगे 1400 करोड़। ठीक है, यही बता रहे हैं। ओके फाइन। अब देखिए इसमें क्या है और क्या जानना ज़रूरी वो मैं बता देती हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना कि आपको फ़ायदा भी पहुँचाती हैं, तो वो जान लेते हैं इंडियाज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में। तो इसका मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडिया हैज़ लॉन्ग बीन टाउटेड एज द नेक्स्ट बिग इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी आफ्टर चाइना। चाइना के बाद हम ही बनने वाले हैं, ठीक है, सुपर पावर। वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस फॉर डैट हैज़ बीन द यंग पॉपुलेशन। हमारी यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से। ठीक है, द होप हैज़ रिमेन डैट यंग इंडियन पॉपुलेशन इंटर्स द वर्किंग एज पे इंटर कर जाएंगे। इट विल लीड टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ आर डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, the window began in 2018 when the working age population grew larger than its dependent population. ठीक है, children age 14 years or below and people above 65 years of age. It is expected to last for 37 years until 2055. ठीक है, the link between the population changes and economic growth has been a long standing curiosity. It can be traced back to Thomas Malthus infamous studies from 1798 where he argued that the human population tended to outstrip all possible means of subsistence which keeps the world eternally trapped in poverty. ठीक है, इन्होंने एक तरह से प्रोजेक्शन किया था कि बहुत जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो भुखमरी, एक तरह से गरीबी, ये सब चीज़ें तो आते ही आते हैं। ठीक है, सिंस द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ग्लोबल पॉपुलेशन हैज़ मोर देन डबल। जब से देखिए 1945 में एंड हो गया था वर्ल्ड वॉर 2, तो उसमें क्या हुआ कि ग्लोबल पॉपुलेशन डबल हुई। मतलब उसमें जितने लोग मारे गए उसके बाद भी लोगों ने बहुत सारी एडवांसमेंट वगैरह चीज़ें हुई, तो इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ी थी। ठीक है, तो इससे कहा जाता है कि रैपिड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से भी ऐसा हुआ। ठीक है, तो एसेट बन गई rather than a burden. ठीक है, ओके फाइन। India has the potential to achieve a much faster pace of economic growth than both China and the US. Its demographic profile should increase growth through 5 distinct forces. कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। The first is swelling of India's labor force as its baby boomers each working age. ठीक है, बहुत सारा वर्किंग पॉपुलेशन आ चुका है, मतलब यूथ ज़्यादा है तो वो वर्क करेगा। सेकेंड, इसमें द पोटेंशियल टू डाइवर्ट रिसोर्सेज फ्रॉम स्पेंडिंग ऑन चिल्ड्रन टू इन्वेस्टिंग इन फिजिकल एंड ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें बहुत सारा काम ही हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारी स्पेंडिंग हो रही है, बहुत सारे डेवलपमेंट हो ही रहे हैं। द थर्ड इज़ राइज इन वुमेन वर्कफोर्स, यानी कि वुमेन जो है वो भी ज़्यादा काम कर रही हैं, उससे भी एक तरह से इकॉनमी को बूस्ट मिल रहा है। द फोर्थ इज़ वर्किंग एजेस ऑल्सो हैपन्स टू बी द प्राइम ईयर्स ऑफ सेविंग। ठीक है, सेविंग ज़्यादा ही करेंगे विच इज़ की टू एक्यूमुलेटिंग द कैपिटल एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। फिफ्थ है क्या, is a further boost to savings and as incentives for longer periods of retirement increases with greater longevity. ठीक है, सेविंग्स बढ़ेंगी, है ना, हम ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल को इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें। बट mere existence of technology in the modern world is not sufficient to overcome the Malthusian trap. There are 2 further prerequisites. क्या है, ample availability of productive employment and availability and capability to use अवेलेबल टेक्नोलॉजीज। मतलब कह रहे हैं कि मान लीजिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है बट हम उसे यूटिलाइज़ नहीं कर पाए तो फिर ये उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, कर पाएँ अच्छे से, इसके लिए भी बहुत सारे मेजर्स लिए जाने चाहिए। ठीक है, फाइन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप है, जॉब क्रिएशन, ये सब करेंगे तो अच्छा हमारे लिए हो सकता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड हो सकता है। इंडिया नीड्स टू फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ लेबर इनटू द प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। थर्ड है नाउ टाइम टू इम्प्लीमेंट द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर के आएंगे तो न्यू इनोवेशंस होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिले और ज़्यादा वर्कफोर्स में महिलाएं भी आएँ ताकि उनका कंट्रीब्यूशन इकॉनमी में हो सके। ठीक, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा बेनिफिट जान लेते हैं। बेनिफिट ऑफ इंडियाज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड, लेबर सप्लाई अच्छा होगा, इंक्रीज सेविंग्स है, ह्यूमन कैपिटल है, इंक्रीज इन डिमांड है। ठीक है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी एक तरह से होता ही होता है। वीक एजुकेशन सिस्टम, सारे उन्होंने साथ साथ इसके ड्रॉबैक्स भी बता दिए हैं एक तरह से। ठीक है, रिड्यूस फर्टिलिटी हुआ, ये वीक हेल्थ केयर सिस्टम है। ठीक है, डेफिशिएंट ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स है, थ्रेट ऑफ मिडिल इनकम ट्रैप। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें देखिए कोई भी
ग्रोथ होती तो उसके पीछे और सारे फैक्टर्स नेगेटिव भी आ जाते। प्रोज और कॉन्स तो आप जानते हैं ना, हर चीज़ का अच्छा बुरा दोनों ही होता है। ओके फाइन, देखिए इसके लिए फिर बेटर इन्होंने क्या किया है, बहुत सारी सुविधाएं यानी स्कीम्स भी लेकर के आए हैं। जैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इंकॉर्पोरेटेड ऑन 31 जुलाई 2008 है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसीज बनाई गई, नेशनल स्किल सर्टिफिकेशन एंड मनी रिवॉर्ड स्कीम है, ठीक है। बेटर हेल्थ केयर है, बेटर एजुकेशन कर रहे हैं, बेटर स्टार्टअप इको सिस्टम बना रहे हैं, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सारी चीज़ें आप जानते ही जानते हैं। ये सारी चीज़ें बेनिफिट करती ही करती हैं किसी भी इकॉनमी को और किसी भी डेमोग्राफिक डिविडेंड को एक बेटर रिटर्न्स में लाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आज मुझे लग रहा है ये इकोनॉमिक सीरीज़ यहाँ एंड की जाती है। कल से मैं इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट कर रही हूँ, बी रेडी, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ते रहेंगे और यहाँ जब आप सुनेंगे, यहाँ जब आप मुझसे जानेंगे तो एक तरह से क्विक रिकैप हो जाएगा, एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। हैव अ नाइस डे।